अपनी कुर्सी बचाने के लिए केपी शर्मा ओली साम दाम दंड भेद यानी हर हथकंडा अपना रहे हैं। चीन तो ओली के साथ है ही, लेकिन अब पाकिस्तान भी इस मामले में सक्रिय हो गया है। इन सब के बावजूद अब सवाल यह है कि ओली इस्तीफा देंगे या फिर अपनी पार्टी को तोड़ेंगे। नेपाल में संसद सत्र चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ओली ने राष्ट्रपति के आदेश से गुरुवार को अचानक इसे रद्द करवा दिया। ओली ने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव न आ सके और उन्हें कुछ अतिरिक्त समय मिल जाए। अब इस नाटकीय राजनीति में दो ही रास्ते दिखाई देते हैं, या तो ओली अपने विरोधी गुट के नेताओं के साथ कोई समझौता कर लें, या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी पार्टी ही टूट जाए। इसके अलावा ओली ने दूसरा दांव भी खेला है, जिसके तहत वे ऐसा अध्यादेश लाने की तैयारी में हैं, जिसमें पार्टी टूटने पर ओली को फायदा होगा। नेपाल के कानून के मुताबिक पार्टी में विभाजन के लिए उनके 40% सांसद और 40% केंद्रीय समिति के सदस्यों का समर्थन जरूरी है, लेकिन नए अध्यादेश के मुताबिक इन दोनों में से किसी एक के समर्थन से भी पार्टी का विभाजन हो जाएगा। ओली इसका फायदा इस तरह से उठा सकते हैं कि अगर पार्टी में टूट के बाद संसद में दोनों गुटों के बीच कोई सहमति नहीं बनती है या किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है, तो वो संसद भंग करके मध्यावधि चुनाव भी करा सकते हैं, यानी तब तक वो कुर्सी पर बने रहेंगे। लेकिन केपी ओली की चाल कामयाब होगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उनकी पार्टी यानी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा गुट ओली के विरोध में है। ये नेता सीधे तौर पर अब कह रहे हैं कि केपी ओली को हर हाल में इस्तीफा देना होगा, क्योंकि वो सरकार नहीं चला पा रहे हैं। वो पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुके हैं और अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत विरोधी बातें कर रहे हैं। इन नेताओं में नेपाल के 3 पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, जिसमें पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाल और झालानाथ खनाल का नाम भी शामिल है। शर्मा ओली ने पिछले कुछ महीने में भारत विरोधी कार्ड्स खेले। उदाहरण के तौर पर उन्होंने नेपाल का नया नक्शा पास करवाया। इसमें भारत के 3 इलाकों को शामिल किया गया। फिर वो ये कहने लगे कि भारत उनकी सरकार गिराने में लगा है। ओली ने ये सब इसलिए किया कि वो अपनी नाकामियों को छुपा सके और पार्टी में विरोधी गुट की आवाज बंद कर सके। लेकिन ओली का ये हथकंडा फेल हो गया। अब ओली से उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिद्ध करें या इस्तीफा दें। जैसे प्रचंड ने ये कहा कि भारत के खिलाफ ओली के आरोप गलत हैं, क्योंकि ओली का इस्तीफा भारत नहीं बल्कि खुद प्रचंड मांग रहे हैं। और अगर ओली को ये लगता है कि काठमांडू में भारतीय दूतावास उनकी सरकार गिराने में जुटा है, तो फिर ओली ने भारत के राजदूत को अब तक निकाला क्यों नहीं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि केपी ओली शर्मा की चालों के पीछे चीन का हाथ है। नेपाल में ओली और प्रचंड की पार्टियों के विलय और ओली को प्रधानमंत्री बनाने में चीन की मुख्य भूमिका थी। इसलिए ओली भारत विरोधी बातें करके चीन का कर्ज उतार रहे हैं। माना जाता है कि ओली की कुर्सी पहले ही चली जाती, लेकिन चीन के दखल देने के बाद किसी तरह से उनकी सत्ता बचा ली गई। अब भी चीन यही कर रहा है और ओली को किसी तरह से नई राजनीतिक मुसीबत से बचाने में ही जुटा है। कहा जाता है कि नेपाल में चीन के राजदूत वहां की कम्युनिस्ट नेताओं से लगातार संपर्क में हैं। चीन के राजदूत इन नेताओं के साथ लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। चीन को इस बात का डर है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टूट न जाए, और अगर ऐसा हुआ तो नेपाल में चीन की पकड़ कमजोर हो जाएगी। इसलिए चीन ने पूरा जोर लगा दिया है कि केपी शर्मा ओली की कुर्सी बची रहे। ये भी बताया गया कि नेपाल के मामले में चीन ने अब पाकिस्तान को भी सक्रिय कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान केपी शर्मा ओली से बातचीत करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने समय मांगा है। यानी भारत के खिलाफ चीन नेपाल और पाकिस्तान का गठबंधन बनाना चाहता है और भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के व्यक्तिगत हितों और सत्ता में बने रहने की महत्वाकांक्षा ने आज नेपाल और भारत के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश की है। भारत ने तो नेपाल के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन ओली ने नेपाल को भारत का दुश्मन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ओली की कुर्सी रहे या न रहे, बड़ा सवाल ये है कि भारत से जो दूरियां ओली ने बना दी हैं, वो अब कैसे खत्म होंगी।